नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। रोज की भांति आज 12:30 बजे आपके लिए लेकर आए हुए हैं टुडेज करंट अफेयर्स। ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी। यहाँ हम लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से डेली अपडेटेड करंट अफेयर्स विश्व घटना चक्र हिंदी माध्यम में दिए जाते हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर आधारित ये करंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा और अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ का पढ़ें, कैसे पढ़ें। करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको कोई विशेष सामग्री एकत्रित नहीं करनी पड़ती है। यह विषय हमारे चारों ओर मौजूद है, जिसके लिए समाचार पत्र और वार्षिक गाइड जैसी बेसिक चीज से ही पूरी तैयारी की जा सकती है। सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक विद्यार्थी करंट अफेयर्स को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का संशय रहता है कि उन्हें कितना समय पुराना करंट अफेयर्स पढ़ना है। साथ ही यह भी सवाल उठता है कि छात्रों को परेशान करता है कि किसी पेपर के लिए करंट अफेयर्स का कौन सा विषय अधिक पढ़ना चाहिए। हम बता दें, करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको कोई विशेष सामग्री एकत्रित नहीं करनी पड़ती है दोस्तों। यह विषय हमारे आसपास ही मौजूद रहता है। दोस्तों, हमने 13 अप्रैल 2019 को एक प्रश्न पूछा था, डॉक्टर अंबेडकर साहब आरंभ में किस विषय के प्रोफेसर थे? इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। इसके बाद में लॉ के भी प्रोफेसर बने, पॉलिटिकल साइंस के भी प्रोफेसर बने और बहुत सारे उनकी उपलब्धियां हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब जब पहली बार किसी कॉलेज में लेक्चर देने के लिए गए एज ए प्रोफेसर के रूप में, तो वो था इकोनॉमिक सब्जेक्ट, यानी कि अर्थशास्त्र विषय के वो पहले प्राध्यापक बने। इसका जो सबसे पहले आंसर दिया हुआ है मेरे रिकॉर्ड के अनुसार से, वो है आराधना अग्रवाल। आराधना अग्रवाल को हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से, और आप सभी की तरफ से हम आराधना अग्रवाल को जो है शुभकामनाएं देते हैं। बच्ची, आप इसी तरह से आगे बढ़ते चलिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए और हमेशा आगे रहिए। सबसे आगे पंक्ति में होना ये बड़ी सफलता की जो है प्रतीक है। दोस्तों, हम आप सभी को भी जो है शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आप लोगों ने अर्थशास्त्र को जो है आंसर दिए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। शुभ आशीष। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, काला कानून का प्रस्ताव के विरोध में कब और कहां एकत्रित हुए थे? 1919 में जलियांवाला बाग में, 1920 में अमृतसर पंजाब में, 1919 में पूरे देश में, मार्च 1919 में रॉलेट में। आपको सही आंसर देना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं कि 100 साल पूरा हो चुका है ये काला कानून के प्रस्ताव जब लागू हुआ था। तो शायद आपने आंसर दे दिया है, हम यहाँ पर डिटेल दे रहे हैं। इसका सही आंसर आपको खुद को पता करना है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड को 100 साल पूरे हो गए हैं। उसी दिन जो है 1919 में ब्रिटिश आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। इस जघन्य हत्याकांड में 1000 से भी ज़्यादा लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हम आपको बता दें, ये काला कानून को ही जो है रॉलेट एक्ट का नाम से जानते हैं। जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया, उस समय वहां मौजूद लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा कर रहे थे। जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया उस दिन बैसाखी थी। इस घटना के बाद से देश में उधम सिंह, भगत सिंह सहित कई क्रांतिकारी युवाओं में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। ध्यान दीजिएगा, ये आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? आपको बताना है वर्धमान, अमृतसर, शाहजदाबाद या नई दिल्ली।
ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर आपको देना है। ये अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेंटर का उद्घाटन जो है यहाँ पर 12 अप्रैल को किया गया और नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने इस नए अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। नए वीआरसी, इसको वीआरसी कहा जाता है, का उद्देश्य नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देना है। नौसेना डिजाइन निर्देशालय में वीआरसी भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत युद्धपोत निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता और अधिकतम कार्य निष्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। ये इसी को जो है वीआरसी कहते हैं। ठीक है, वीआरसी के नाम से जानते हैं। इसी का हिंदी रूप जो है अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेंटर है। तो आपको हम बता दें, इसका जो उद्घाटन किया गया था, 12 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों, डी आंसर सही है। ये आंसर जो है आप याद कर लीजिए और इसको जो है अंडरलाइन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में तख्ता पलट हुआ है? सूडान, साउथ सूडान, नाइजीरिया या चाड? आपको सही आंसर देना है। यहाँ पर जो है किस देश में तख्ता पलट हुआ है, आपको बता दें कि ये अफ्रीकी देश है। आपको बता दें नाइजीरिया, चाड, साउथ सूडान, ये सब जो है 3 तो मैं जानता हूँ ये अफ्रीकी देश है, सूडान, साउथ सूडान और चाड, और ये पड़ोसी भी हैं। तो इसलिए आपको बताना है, हम आपको पूरा डिटेल बता देते हैं। अफ्रीकी देश सूडान के रक्षा मंत्री अवाद इब्र ऑफ ने 12 अप्रैल को अपना पद छोड़ दिया। अब्बास सूडान मिलिट्री काउंसिल के प्रमुख थे और उनकी अगुवाई में 11 अप्रैल को तख्ता पलट हुआ था। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल रहमान बुरहान को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है। अवाद का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब तख्ता पलट और राष्ट्रपति उमर अल बशीर के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद भी लोगों ने प्रदर्शन करना बंद नहीं किया था। सूडान के लोगों का कहना है कि उन्हें यह तख्ता पलट मंजूर नहीं है क्योंकि इसकी अगुवाई करने वाले नेता बशीर के करीबी हैं। यानी कि वो बशीर को चाहते नहीं थे कि वो उनके ही कोई शासक बने, तो इसलिए जो है जनता इसका विरोध किया। इसका सही आंसर ए सूडान है दोस्तों, सूडान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका किस देश का विरोध कर रहा है? वेनेजुएला, क्यूबा? हमने 1 और 2 दिया हुआ है, इसका आंसर सही चुनना है। केवल 1 यानी वेनेजुएला, केवल 2 यानी कि क्यूबा, या सी दोनों वेनेजुएला एवं क्यूबा, या डी इनमें से कोई नहीं। अमेरिका ने, ध्यान दीजिएगा कि दोनों है या सिंगल है, आपको बताना है। दबाव बनाने के लिए दोनों देशों की 4 तेल कंपनियों और 9 जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हमने संकेत दे दिया है, आपको सही आंसर जल्दी से दीजिए। उल्लेखनीय है कि अमेरिका वेनेजुएला के विपक्षी नेता जुआन गुआइदो का समर्थन कर रहा है और इसी तहत वह वेनेजुएला सरकार के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव की नीति अपना रहा है। ट्रंप प्रशासन ने 23 जनवरी को श्री गुआइदो को वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी है। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि अमेरिका की संसद यानी कि कांग्रेस में जो लोक प्रतिनिधि सभा है, इसका विरोध कर चुका है राष्ट्रपति के निर्णय को जो है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी नाराजगी व्यक्त किया हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को दूसरे देशों के साथ में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सी आंसर सही है, यानी कि वेनेजुएला और क्यूबा दोनों सही आंसर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए, दूरसंचार कंपनियों के विलय के लिए किससे मंजूरी लेनी होती है? भारत सरकार, दूरसंचार विभाग, कंपनियों के बीच समझौता, या इनमें से कोई नहीं। जैसे कि मान लीजिए एयरटेल है और रिलायंस है, दोनों एक दूसरे को विलय करना चाहेंगे तो किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? भारत सरकार से या दूरसंचार विभाग से, या एयरटेल और रिलायंस दोनों मिलकर जो है समझौता करके विलय कर लेंगे, या इनमें से कोई नहीं? इसका हम ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी टाटा टेली सर्विसेज के भारतीय एयरटेल में विलय की मंजूरी मिल गई है। ध्यान दीजिएगा, टाटा टेली सर्विसेज के भारतीय एयरटेल में विलय की मंजूरी मिल जाने के बाद जो है यहाँ पर जो है कुछ सशर्त मंजूरी देनी होगी। मंजूरी के बाद एयरटेल से 7,200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने को
कहा जाएगा। प्रस्तावित करार के तहत एयरटेल 19 दूरसंचार सर्किलों में टाटा के उपभोक्ता मोबाइल कारोबार को अपने हाथ में लेनी होगी। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है दूरसंचार विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। दूरसंचार विभाग जो है मंजूरी देगी और दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने 9 अप्रैल को विलय को सशर्त मंजूरी दे दी थी और यही मंजूरी के बाद जो है दूरसंचार विभाग ने जो है दोनों के लिए शर्त रखा है कि एयरटेल से 7,200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी देने को कहा है, तभी जाकर जो है ये विलय हो सकता है, अन्यथा विलय नहीं हो सकता। इसलिए बी आंसर सही है, दूरसंचार विभाग सही आंसर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को क्या जमा करने के लिए कहा है। क्या जमा करने के लिए कहा है? चुनावी खर्च, प्रत्याशियों की आय या चुनावी चंदे या आपराधिक विवरण। क्या जमा करने के लिए कहा है तो आपको बताना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए। ये 13 अप्रैल 2019 को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए कहा है। चुनावी बॉन्ड और चुनावी बॉन्ड का संबंध जो है चुनावी चंदे से है। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से प्राप्त धनराशि को जानकारी चुनाव आयोग को 30 मई से पहले देनी होगी। इसमें 15 मई तक जारी किए गए चुनावी बॉन्ड शामिल होंगे। पारदर्शिता की दृष्टि से यह आवश्यक था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चुनावी बॉन्ड की क्या क्या लाभ हैं? राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता, राजनीतिक चंदा देने वाले लोगों की उत्पीड़न से रक्षा, तीसरे पक्ष को सूचना का खुलासा नहीं होगा, राजनीतिक चंदे को कर के दायरे में लाना होगा। ये है चुनावी बॉन्ड योजना 2018 जारी किया गया था, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल जिसे पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त हुए हो, वह दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर जो है सी है, चुनावी चंदे या चुनावी बॉन्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आंसर। क्वेश्चन क्या है? फाल्कन हेवी क्या है? फाल्कन हेवी क्या है दोस्तों, आपको बताना है फाल्कन हेवी के बारे में। ठीक है, फाल्कन हेवी क्या है? हमने रॉकेट नाम दे रहे हैं, विश्व की शक्तिशाली रॉकेट का नाम दे रहे हैं, या फिर विश्व की निम्नतर रॉकेट है या कम खर्च वाला रॉकेट है, आपको जो है बताना है दोस्तों। यहाँ पर जो है सही आंसर आपके पास में हो तो ज़रूर बताइए। ठीक है, ज़रूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ये रॉकेट जो है क्या है? रॉकेट है, नहीं है, क्या है, आपको बताना है। इसका सही आंसर देख लीजिए क्या हो सकता है। रॉकेट, विश्व की शक्तिशाली रॉकेट या कुछ और है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, फाल्कन हेवी जो है, फाल्कन हेवी विश्व की सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट फाल्कन हेवी की पहली वाणिज्यिक उड़ान सफल रही है। ध्यान दीजिएगा, विश्व की शक्तिशाली रॉकेट है दोस्तों। अमेरिकी निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में विश्व में सबसे शक्तिशाली ऑपरेशन रॉकेट फाल्कन हेवी की पहली वाणिज्यिक उड़ान सफलतापूर्वक लॉन्च की है। इस रॉकेट को अमेरिका के फ्लोरिडा में कैंप कैनवेरल से लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसका सही आंसर जो है बी आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बेरेसिट स्पेस क्राफ्ट कहाँ क्रैश हुआ? बेरेसिट स्पेस क्राफ्ट कहाँ क्रैश हुआ है? क्षुद्र ग्रह में, मंगल ग्रह में, चंद्रमा में या सूर्य के नज़दीक? यहाँ पर बेरेसिट स्पेस क्राफ्ट जो इजराइल का ये स्पेस क्राफ्ट है, आपको ध्यान देना चाहिए, इजराइल का है ये, और ये चंद्रमा मिशन के तहत ये स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था। चंद्रमा मिशन के तहत ये बेरेसिट स्पेस क्राफ्ट नाम है, चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इजराइल के बेरेसिट स्पेस क्राफ्ट को चंद्रमा की सतह पर लैंड किया जा रहा था। उस समय मुख्य इंजन और संचार में खराबी आने के कारण टचडाउन से कुछ ही समय पूर्व स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर गिरकर क्रैश हो गया। इस घटना का जीवंत प्रसारण इजराइल के टीवी तथा सोशल मीडिया पर किया गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के स्पेशलिस्ट के लूनर लैंडर के साथ फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी। ये सही आंसर जो है सी आंसर है, चंद्रमा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
पंजाब नेशनल बैंक को कितने वर्ष हो गया है? पंजाब नेशनल बैंक को कितने वर्ष हो गया है? इसका सही आंसर आपको देना है दोस्तों। हम कह रहे हैं 150 वर्ष हो गया, 125 वर्ष हो गया, 100 वर्ष हो गया, 132 वर्ष हो गया। पंजाब नेशनल बैंक का जो है स्थापना दिवस मनाया गया 12 अप्रैल को। ध्यान दीजिएगा, 12 अप्रैल को इनका स्थापना दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल इसका सही आंसर है, लेकिन यहाँ पर कितने वर्ष हो गया इसको बताना है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने 12 अप्रैल को अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भाग लिया था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही पुराना बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। 125 साल पुराना बैंक है। इसके बारे में ज़रूर याद कर लीजिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुआ था आज से 125 वर्ष पूर्व, वो भी 12 अप्रैल को हुआ था। बताइए कितने साल पुराना है, माइनस कर दीजिए, स्थापना वर्ष आपको पता चल जाएगा। 125 वर्ष में 2019 को माइनस कर दीजिए, जो वर्ष आएगा वही वर्ष और 12 अप्रैल जोड़ दीजिए। 125 वर्ष बी आंसर सही है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू एंड व्हाइट पार्टी किस देश में है? ब्लू एंड व्हाइट पार्टी किस देश में है? डच, स्पेन, इजराइल या ब्राज़ील? आपको बताना है। अभी हाल ही में इस देश का चुनाव हुआ और उसका नतीजा भी आया। ये नतीजा जो है, यहाँ पर दो पार्टी है, लिकुड पार्टी, लिकुड पार्टी ने 36 सीटें जीती है, और जबकि उनकी जो विपक्षी पार्टी है ब्लू एंड वाइट पार्टी खाते में 35 सीटें आई है। ध्यान दीजिएगा, ये इजराइल में चुनाव चल रहा है। इजराइल के 120 संसदीय संसद में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद ये नेतन्याहू गठबंधन में 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में है। वो 2009 से इजराइल के प्रधानमंत्री है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इजराइल में ये दो पार्टियां होती है, लिकुड पार्टी और दूसरा जो है ब्लू एंड वाइट पार्टी। ये कहाँ पर है? इजराइल में है। ये दोनों पार्टी का नाम याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला नाम है, क्या बताया था हमने? लिकुड पार्टी, और इसका विपक्षी पार्टी है ब्लू एंड वाइट पार्टी, इजराइल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपके लिए क्विज है और इस क्विज का आंसर देना है। सैफुद्दीन किचलू कौन थे? सैफुद्दीन किचलू कौन थे? इसका सही आंसर आपको देना है दोस्तों। ये उत्तर जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर देना है, और सबसे पहले उत्तर देने वाले प्रतिभागी को जो है हम नेक्स्ट डे यानी कि कल उसकी घोषणा करेंगे, उसका नाम प्रकाशित करेंगे, और वो हमारे सबसे प्रिय स्टूडेंट कहलाएगा जो सही आंसर सबसे पहले देगा। वो हमारे जैसे गिनीज बुक में दर्ज हो जाता है, वो हमारे यहाँ पर जो है जुड़ जाएगा, हमारे दिमाग में उसका नाम जो है स्टोर हो जाएगा। वो हमारे लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल का बहुत बड़े स्टूडेंट कहलाएगा, यानी कि प्रतिष्ठित स्टूडेंट के रूप में जाना जाएगा। तो इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपया आप भी हमारे बहुत ही नियरेस्ट स्टूडेंट बने। तो ये थी आज की हमारी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शायद आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। जितना शेयर करेंगे उतने ही हमारे चैनल को जो है, इस प्रोग्राम को जो है बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी और लोगों को जानकारी प्राप्त होगी प्रतिदिन के करंट अफेयर्स के बारे में। हम आप लोगों से विदाई लेने के पहले एक निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में जुड़ें और जुड़ने के लिए कहें। हम आपसे निवेदन करते हैं, 12:30 बजे का प्रोग्राम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स जिनका बेहतर है वो बेहतर सफलता प्राप्त करने में बहुत नज़दीक हुआ है, ये मानते हैं हम। जो है बहुत ही नज़दीक है, वो सफलता अर्जित कर सकता है। और हम चाहते हैं कि मेरे गांव और गरीब छात्र इस प्रोग्राम में जुड़कर जो है वो भी उन्नति की शिखर पर पहुँचे, वो भी सफलता अर्जित करे, वो भी एक प्रशासनिक अधिकारी बने, वो भी एक सरकारी नौकरी में जाए और अपने परिवार, समाज, राष्ट्र की सेवा करे। इसी आशा और अपेक्षाओं के साथ में हम आपसे विदाई लेते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और हम यही कहना चाहेंगे कि
आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।